तो कहानी की शुरुआत कहानी के मेन कैरेक्टर मैक्स से होती है, जो अभी अभी जेल से निकला था। उसके जेल जाने की रीज़न एक एक्सीडेंट था जिसमें उसकी अपनी ही फियांसी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो मारी गई थी। उस दिन मैक्स नशे में था, इसलिए लड़की का मरना मैक्स पर मर्डर का केस बना देता है। इस एक्सीडेंट ने उसे तोड़ दिया था क्योंकि वो अपनी फियांसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसके ऊपर जुल्म ये हुआ कि उसे जेल भी हो गई और जिंदगी उसकी पूरी तरह बिखर गई। मैक्स को जेल से लेने के लिए उसके डैड रफा आए थे, जो कि दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में से एक हैं। हमें इस टाइम दुनिया का हाल बताया जाता है। दुनिया के सभी मुल्क एक दूसरे से लड़ चुके हैं और अब एटॉमिक वॉर होने का बहुत बड़ा खतरा है। सभी लोग जानते हैं कि एक भी न्यूक्लियर वेपन चला तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। दुनिया के सभी लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल है और लोग अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन में सामने आता है कि मेरा अंडरग्राउंड पार्क, जिसे डिजाइन किया गया है सिर्फ बिलियनर्स के लिए, वो लोग जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार थे। यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी थी, खाने पीने, उनकी सिक्योरिटी से लेकर उनके मेडिकल तक की। सबसे बड़ी बात कि ये फैसिलिटी बिल्कुल सेफ थी, एक अंडरग्राउंड बंकर के तौर पर बनाई गई थी। चाहे जितने भी न्यूक्लियर अटैक दुनिया पर हो जाते, इस फैसिलिटी के अंदर रहने वाले लोगों को कुछ भी ना होता, वो लोग सेफ रहते। लेकिन जैसे हर चीज के फायदे होते हैं, वहीं उन चीजों के नुकसान भी होते हैं। इस फैसिलिटी का एक नुकसान बस ये था कि इसके अंदर आजादी नहीं थी। यहाँ हर चीज मिनर्वा के अकॉर्डिंग होती थी, जो इस फैसिलिटी की मालिक है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की हेल्थ और उनकी छोटी से छोटी मूवमेंट भी ट्रैक की जाती थी, यानी यहाँ पर उनकी प्राइवेसी या उनकी पर्सनल लाइफ सेफ नहीं थी। हम इस टाइम पहले मिनर्वा की स्पीच देखते हैं, जो कि मेरा में आए सभी लोगों को ये यकीन दिलवाती है कि दुनिया में चाहे जितनी भी तबाही क्यों ना हो जाए, कि मेरा बंकर के अंदर ये सब लोग सेफ हैं। उसके बोलने का और उसके स्पीच करने का अंदाज ऐसा था कि कुछ देर के लिए बड़े से बड़े बिलियनर्स उसके सामने खामोश हो गए, यहाँ तक कि उसकी बात मानने भी लगे, जैसे उसके पास कोई मैनिपुलेटिंग पावर हो, यानी इंसानों के दिमाग से खेलने की कोई पावर हो। हमें दिखाया जाता है कि मैक्स और उसकी फैमिली भी इसी बंकर में रहने के लिए आए थे और पता चलता है कि मैक्स की फियांसे की फैमिली भी इसी बंकर में रहने के लिए आई थी, क्योंकि वो लोग भी बहुत अमीर हैं। लेकिन वो लोग यहाँ मैक्स के आने से बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो मैक्स को अपनी बेटी की मौत का कातिल मानते हैं और मैक्स को नफरत की नजरों से देखते हैं, जिस वजह से मैक्स का गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। मैक्स की फियांसे की बहन एशिया तो हमेशा अपनी बातों से मैक्स को परेशान ही करती थी, लेकिन एशिया के डैड ग्लेर्मो उसे समझाते हैं कि जो होना था हो गया, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम इन सब लोगों को खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ सब मिलकर खाना खा रहे थे और साथ ही में नोटिस करने वाली बात ये थी कि यहाँ पर सभी लोगों को यूनिफॉर्म्स पहनाए गए थे, जैसे वो आजाद जिंदगी ना गुजार रहे हों, बल्कि किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा हों। हर टाइम बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और न्यूज चैनल्स के जरिए ये लोग बाहर की दुनिया की सिचुएशन देख पा रहे थे, जो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। इस वजह से लोग पैनिक भी करते हैं और शुक्र भी करते हैं कि वो लोग कमेरा के अंदर हैं और उस सारी तबाही से बचे हुए हैं। पर एक दिन उनका ये भरम भी टूट जाता है कि वो लोग बंकर में सेफ हैं। बाहर दुनिया में होने वाले एक ब्लास्ट का असर पूरी तरह बंकर को हिला देता है। उसमें बुरे झटके लगते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं और लीकेज भी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के सेफ्टी के लिए लोगों को डूम सिटी के अंदर लेकर जाया जाता है, जो इस बंकर की सबसे सेफ जगह है। पर कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है जब लोगों को ये शक होने लगता है कि बाहर की दुनिया में उतनी भी तबाही नहीं मची हुई जितनी यहाँ इस कैमरा के अंदर दिखाई जा रही है। जिन स्क्रीन्स पर ये लोग न्यूज देख रहे थे, लाइट्स के ऑफ होने की वजह से उन्हें स्क्रीन्स में कुछ ऐसे ग्लिचेस दिखाई जाती हैं, जिनसे लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सब फेक तो नहीं, क्या बाहर की तबाही को बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बताया जा रहा। और ये बात सच भी निकलती है। अलबत्ता अंदर के लोग तो सच्चाई अभी भी नहीं जानते, पर हमें बाहर की दुनिया एक नॉर्मल माहौल में दिखाई जाती है। पता चलता है कि बंकर के इर्द गिर्द फेक बॉम्बिंग की गई थी, ताकि अंदर बंकर के लोगों को बाहर की दुनिया की खराब सिचुएशन दिखाई जा सके। असल में मिनर्वा जो इस जगह की मालिक है,
वही सभी बिलियनर्स को पागल बना रही है जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए करोड़ों रुपए देकर इस बंकर के अंदर आए हैं। अब यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट ये रिवील होता है कि वो सारा जंग का डर, बिलियनर्स का इस बंकर में आना उनकी सेफ्टी की सोच नहीं था, बल्कि ये सब एक एक चीज मिनर्वा का बनाया एक हाई स्टैंडर्ड प्लान था। उसने बड़ी जहानत से अपनी टीम के जरिए बिलियनर्स के आसपास ऐसे सिनेरियोज क्रिएट किए, ऐसे हालात बनाए कि उन्हें लगा दुनिया के हालात बहुत खराब हैं और जंगों की वजह से सब मारे जाएंगे। उनके दिल में डर बिठा दिया और इसी डर का फायदा उठाते हुए उन्हें बंकर तक वो ले आई। जो सीन्स और खबरें बंकर के अंदर दिखाई जा रही थी वो सब झूठ थी, एआई से जनरेट की हुई थी ताकि लोग और भी ज्यादा खौफ में आ जाएं और बंकर से बाहर जाने का सोचे ही ना। लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ बंकर की जिंदगी से थोड़ा तंग आने लगे थे। उन्हें यहाँ पर जेल वाली फीलिंग आने लगी थी क्योंकि उनकी हर चीज पर नजर रखी जाती थी। वो यूनिफॉर्म्स में रहते थे, आजादी का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं था। उसके बावजूद भी लोग यहाँ से निकलने का नहीं सोचते क्योंकि मिनारा ने इन सब को बहुत ज्यादा डराया हुआ था। उसने छोटी सी छोटी चीज की डिटेल पर इतना काम किया था कि लोग उस पर शक भी नहीं कर पाए थे। बंकर को उसने जब झटके लगवाए थे आर्टिफिशियल इंजन के जरिए, तब उसने ऐसे साउंड्स पे क्रिएट किए जो अंदर बंकर के ऐसे सुनाए गए जैसे बाहर बॉम्ब फटा हो। और इन्हीं छोटी छोटी डिटेल्स की वजह से लोगों को कुछ और समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है इस सारी सिचुएशन की वजह से। वो काफी ज्यादा डर गई थी, उसे पहले ही क्लॉस्ट्रोफोबिया था, यानी वो तंग और बंद जगहों पर नहीं रह सकती थी और ऊपर से जंग और मरने का डर उसे इतना ज्यादा डरा देता है कि वो खुद की जान लेने की वॉशरूम में कोशिश करती है। एशिया जो खुद भी इस टाइम वॉशरूम में थी उसे भिनक पड़ जाती है और वो उस लड़की को बचाने के लिए जाती है। एशिया जब तक वहाँ पहुंची वो लटक चुकी थी। एशिया ने उसे गोद में पकड़ा और फिर ऊपर चढ़कर उसकी रस्सी काट दी। जब तक वो नीचे गिरी तब तक उसकी सांसें बंद होने वाली थी। एशिया जो कि एक डॉक्टर थी वो उसे सीपीआर देती है और उसकी जिंदगी रिवाइव कर देती है, यानी उसे मरने से बचा लेती है। दिखाया जाता है वो लड़की जो यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को मॉनिटर कर रही थी। वो देखती है कि सभी लोगों के वाइटल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी हार्ट बीट, उनका टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज लेवल बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि वो सब मिनर्वा की दिखाई हुई डिस्टर्बिंग सीन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में किसी की भी जान जा सकती है और मिनर्वा की अब अपनी फ्रेंड ही आकर उसे ये सब रोकने को कहती है। वो उसे कहती है कि अगर सच में ये सब कुछ हो रहा होता तो मैं तुम्हारे इस बंकर वाले प्लान का अच्छे से साथ देती, लेकिन तुम तो लोगों को वो रियलिटी दिखा रही हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी तरफ राफा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जब अपने बेटे मैक्स के साथ खाना लेने के लिए मेस तक पहुंचता है तो उसे बताया जाता है कि मेस के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उन्हें टाइम से पहले खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर राफा को गुस्सा आ जाता है और वो खुद खाना उठाने लगता है। स्टाफ का एक मेंबर जब उसे रोकता है तो यहाँ मैक्स और स्टाफ के मेंबर की लड़ाई हो जाती है और मैक्स उससे पूछता है कि तुम लोग हमारी सेफ्टी के लिए हो या फिर हमें मारने के लिए। इन दोनों के दरमियान में जब लड़ाई होती है तो मैक्स उस स्टाफ मेंबर का टीजर छीन लेता है। दिखाया जाता है कि ये पूरी लड़ाई पूरा स्टाफ यहाँ तक कि मिनर्वा खुद भी देख रही थी, पर कोई भी कुछ नहीं करता और इस तरह मिनर्वा की दोस्त को गुस्सा आ जाता है जो पहले ही ये सब मिनर्वा को बंद करने को कह रही थी। वो साइड में जाकर साफ साफ मिनर्वा से कह देती है कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ ये सब कुछ छोड़कर। और इतनी ही देर में यहाँ पर मिनर्वा का भाई आ जाता है। दिखने में तो काफी वो रिलैक्स लग रहा था, लेकिन उसका लहजा बहुत ही ज्यादा सर्द था। वो उस लड़की से कहता है तुम्हें सिर्फ इस टाइम रिलैक्स होने की जरूरत है, ये टैबलेट्स खाओ और रिलैक्स करो। मिनर्वा की दोस्त उसके हाथ को झटक देती है और कहती है नहीं खानी तुम्हारी कोई दवाई। इससे पहले कि वो यहाँ से जाती, मिनर्वा का भाई गुस्से में उसे यहाँ से नीचे फेंक देता है धक्का देते हुए। नीचे गिरकर वो लड़की मर जाती है और इसके गिरने की आवाज से मिनर्वा का भाई खुद डर जाता है। वो मिनर्वा से कहता है अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके कहते ही सीन्स कट हो जाते हैं और फ्लैशबैक में हमें गिलर्मो का पास्ट बताया जाता है, जो पैदा ही एक बिलियनर फैमिली में हुआ था। उसका पैसा और कॉन्टेक्ट्स उसके दादा से उसे मिले थे, यहाँ तक के बिजनेस भी, जिससे उसने आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उसने हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ गुजारी थी और वो जहाँ भी चाहता था अपना कंट्रोल बना लेता था। वहाँ पता चलता है कि मिनर्वा ही पास्ट में गिलर्मो के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन अपने स्टाफ को बता रही थी।
और ये चीज जाहिर करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे गिलर्मो के साथ, उन सब पर पहले मिनर्वा ने रिसर्च की थी और उन सब को ही अपने ही प्लान के तहत मिनर्वा इस बंकर तक लेकर आई है। अब सीन कट होकर हमें बंकर के अंदर का सीन यानी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टाफ को मिनर्वा की फ्रेंड की लाश मिल जाती है। बंकर का सीन बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है और स्टाफ भी परेशान हो जाता है। उसकी मौत कैसे हुई थी, सब ये सवाल उठाने लग जाते हैं। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है, जहाँ तो ये दिख रहा था कि खुद मिनर्वा की फ्रेंड ने उसी जाल से गिरकर अपनी जान ली जहाँ से उसे मिनर्वा के भाई ने धक्का दिया था। पर हकीकत तो जानते हैं हम, ये फुटेज नकली थी और इसे एआई के जरिए जनरेट किया गया था। इसी टाइम मिनर्वा यहाँ पर एक और आदमी के मरने की फुटेज सभी लोगों को दिखाती है। ये आदमी सच में मरा नहीं था, बस इसकी फुटेज ही मिनर्वा ने सबको दिखाकर सबके दिमागों को एक और मर्तबा कंट्रोल करने की कोशिश की और कहा कि इस आदमी की मौत यहाँ पर रेडिएशंस की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम इफेक्ट हो गया है। वो मैक्स के डैड राफा से कहती है कि तुम दोनों ने कल जो लड़ाई की थी स्टाफ मेंबर्स के साथ, उसकी वजह से यहाँ के सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। मैक्स के पास इस टाइम एक टीजर गन है और मैं चाहती हूँ कि वो ये टीजर गन वापस स्टाफ को दे दे। इधर एशिया के दिमाग में भी कोई खिचड़ी पक रही थी। कोई नहीं जानता था वो क्या सोच रही है, लेकिन वो यहाँ के एक स्टाफ मेंबर से जाकर कहती है कि मेरी बहन का ब्रेसलेट जो मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती था वो मेरे से सिंक में गिर गया है और मुझे वो वापस चाहिए। स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि ये सारी चीजें कॉम्पैक्टर में जाती हैं और कॉम्पैक्टर की तरफ जाना हमें मना है। साथ ही हमें गिलेर्मो की रूम की पर्सनल फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं और पता चलता है कि मिनर्वा का स्टाफ सीक्रेटली उनके ऊपर नजर रख रहे थे। ये सारा डाटा किसी प्लान के तहत सेव हो रहा था और प्राइवेसी तो यहाँ थी ही नहीं। सीन्स दोबारा फ्लैशबैक में जाते हैं जब मिनर्वा इस बंकर को बनाने का प्लान कर रही है। उसका स्टाफ जब उससे सवाल करता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को अपने बंकर के अंदर लेकर जाएंगे तो सब लोगों को शक नहीं हो जाएगा, तो मिनर्वा कहती है किसी को शक नहीं होगा। वो बंकर में बुलाने से पहले सभी बिलियनर्स को अपनी बातों में लगाकर उनसे कुछ वीडियोस बनवाती है, जिसमें वो सब लोग बताते हैं कि वो लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं और जो लोग उसके लिए वीडियो नहीं बनाते उनके लिए वो एडवांस एआई सिस्टम का इस्तेमाल करती है और बाहर की दुनिया में किसी और की मूवमेंट्स को उसी एडवांस एआई के जरिए उन लोगों से रिप्लेस कर देती है ताकि किसी को भी उन लोगों के गायब होने पर शक ना हो। ऐसा उसने एशिया और बहुत से और लोगों के साथ किया था। अब सीन में हम दोबारा एशिया को देखते हैं जो स्टाफ के उस मेंबर को बातों में लगाते हुए कॉम्पैक्टर तक चली गई थी। यहाँ आने का उसका मकसद सिर्फ ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि यहाँ से अपनी बहन का फोन उठाना उसका मकसद था जो पहले उनसे ले लिया गया था। स्टाफ मेंबर इस फोन को देख भी लेता है और एशिया से इस फोन को मांगता भी है, लेकिन एशिया उससे रिक्वेस्ट करती है देखो ये मेरे पास मेरी बहन की आखिरी निशानी है, इसमें मेरी बहन की वीडियोस भी हैं। स्टाफ मेंबर एशिया से फोन नहीं लेता और इस तरह सीन शिफ्ट होकर मिनर्वा पे चले जाते हैं। वो अभी भी सभी लोगों पर नजर रखे हुए थी और वो अपने एक स्टाफ मेंबर से कहती है कि जाकर मैक्स से वो टीजर ले आओ जो उसने अभी तक वापस नहीं किया था। स्टाफ मेंबर जब मैक्स के पास जाता है और टीजर मांगता है तो पहले तो मैक्स अपने पास टीजर होने से इनकार कर देता है। तो स्टाफ मेंबर उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा, अगर तुम्हारे पास वो ना हुआ तो फिर तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दिया जाएगा। मैक्स अब हंसते हुए अपनी जेब से टीजर निकालता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है हाँ है मेरे पास टीजर, ले सकते हो तो लेके दिखा दो, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये टीजर मेरे ही पास रहेगा और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर मिनर्वा को बताओ। अब इस टीजर को लेने के लिए इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। स्टाफ मेंबर काफी कोशिश करता है उससे ये टीजर लेने की, पर मैक्स एक जोरदार पंच उसके नाक पे मारता है और उसका नाक तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो स्टाफ मेंबर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि उस स्टाफ मेंबर की हालत काफी बुरी हो गई थी तो उसे फौरन स्ट्रेचर पर लटाकर इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और इतनी ही देर में यहाँ पर एशिया भी आ जाती है। वो मैक्स के बाजू को देखती है जहाँ पर खून लगा हुआ था, उसका बाजू टूट चुका था। वो मैक्स से कहती है कि तुम्हें फौरन फर्स्ट एड की जरूरत है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक और स्टाफ मेंबर आ जाता है जो एशिया से कहता है कि उन्हें अर्जेंटली एशिया की जरूरत है क्योंकि एशिया एक डॉक्टर थी। एशिया को असल में उसी स्टाफ मेंबर के इलाज के लिए बुलाया गया था जिसे मैक्स ने मारा था। एशिया उसकी हालत देखती है और उसे एक इंजेक्शन देते हुए होश में ले आती है और यहाँ पर सभी परेशान हुए लोग एकदम से उसके होश में आने पर खुश हो जाते हैं।
अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट और एक नया इंसान, गिलेर्मो का बिजनेस पार्टनर, जो बार बार गिलेर्मो को कॉल कर रहा है, लेकिन गिलेर्मो तो इस बंकर के अंदर है। इस आदमी की वजह से स्टाफ, यहाँ तक कि मिनर्वा भी परेशान है। यहाँ दिखाया जाता है कि मिनर्वा सबसे पहले मैक्स के पास जाकर उसे बातों में लगाकर उससे टीजर ले लेती है और वो टीजर सजा के तौर पर उसे ही लगाकर यहाँ से चली जाती है। अब सभी बंकर के लोग जो काफी दिन यहाँ पर रहकर बोर हो चुके थे, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानना था और वो बार बार बाहर की दुनिया के बारे में पूछ रहे थे। उन लोगों को तसल्ली दी जाती है कि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही कांटेक्ट होगा सबको बता दिया जाएगा। कुछ देर बाद इन लोगों को एक फेक न्यूज सुना दी जाती है कि बाहर बहुत ज्यादा जंग का माहौल है और बाहर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट सीन में हमें बंकर के अंदर के लोगों का आपस में कनेक्शन और रिलेशंस के बारे में बताया जाता है। हम गिलेर्मो और रफा को एक साथ देखते हैं। यहाँ गिलेर्मो सबके सामने रफा को अपना दोस्त बताता है, हालांकि पहले सीन से ही वो उसका दुश्मन नजर आ रहा था। यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि रफा ने गिलेर्मो को अपनी लॉयल्टी जाहिर करने के लिए खुद अपने बेटे को फंसा कर जेल भेजा था। हालांकि वो तो बहुत आसानी से अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सकता था। हम इन दोनों को स्विमिंग पूल में एक साथ एंजॉय करते हुए दिखते हैं और तभी इनके पास एक लड़की आती है। गिलेर्मो उसे रफा के साथ रहने को कहता है और यहाँ दूसरी तरफ क्लिनिक में एशिया जब मैक्स की बैंडेज कर रही होती है तो मैक्स को एशिया में उसकी फियांसी की झलक आती है। सीन्स स्टाफ रूम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर गिलेर्मो का बिजनेस पार्टनर बहुत सारी कॉल्स कर रहा था। उसकी वजह से पूरा स्टाफ परेशान था। मिनर्वा का सारा प्लान भी फेल हो सकता था, सिर्फ इस वजह से कि लोग गिलेर्मो को ढूंढने लगे थे। अब गिलेर्मो का बिजनेस पार्टनर एक वीडियो मैसेज भेजता है जिसके अंदर उसने किसी बड़े इंसान की पिक्चर दिखाई थी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बताता है कि हमें वो मिल गया है। ये मैसेज देखकर मिनर्वा भी शॉक रह जाती है और अपने एआई सिस्टम का यूज करते हुए गिलेर्मो के बिजनेस पार्टनर से मीटिंग फिक्स करती है। यानी अब वो खुद गिलेर्मो के बिजनेस पार्टनर से बात करने वाली थी, गिलेर्मो बनकर। गिलेर्मो के बिजनेसमैन को जरा सा भी शक नहीं होता कि वो इंसान गिलेर्मो नहीं है जो उससे बात कर रहा है। वो आदमी इस मर्तबा भी एक्साइटेड होकर बताता है कि हमें वो मिल गया है जिसकी हमें सालों से तलाश थी और अब हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में गिलेर्मो का शिद्दत से इंतजार हो रहा था और ये चीज मिनर्वा का प्लान फेल कर रही थी। वो इस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसने ये सब काफी मुश्किलों से हासिल किया था। अब क्या उसका प्लान फेल हो जाता? उसकी इसी सोचों के दौरान फ्लैशबैक में हमें मिनर्वा की कहानी दिखाई जाती है। मिनर्वा की जिंदगी का पहला बुरा फेज वो था जिस दिन उसे पता चला कि उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई है। वो इस टाइम अपने भाई के साथ अकेली रह गई थी और इसीलिए सोशल सर्विसेज वाले आकर उसे ले जाते हैं और चर्च में छोड़ देते हैं उसके भाई के साथ। चर्च के ऑर्फनेज होम में अब ये लोग अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। उन सब मुश्किलों के बावजूद मिनर्वा और उसका भाई बहुत मेहनत करते हैं और आखिर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं और स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं। मिनर्वा एक सिविल इंजीनियर बनी थी। उसे स्ट्रक्चर्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। आम लोगों से मिनर्वा कहीं ज्यादा ज़हीन थी। ऐसे ही एक दिन उसके जहन में बंकर्स के स्ट्रक्चर्स बनाने का आइडिया आता है। आइडिया उसका बहुत जबरदस्त था, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने वाला कोई भी नहीं था। इन्हीं दिनों वो काफी बिलियनर्स से मिलती है और रियलाइज करती है कि उनकी दुनिया आम लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मिनर्वा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो बिलियनर्स जैसी लाइफ नहीं गुजार सकती। और ऐसे ही वक्त में उसे एक नया आइडिया आता है। वो इस आइडिया में अपने भाई को अपने साथ मिलाती है जो कि एक इंजीनियर था और यहीं से ये लोग कमेरा यानी बिलियनर बंकर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सीन्स दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर मिनर्वा अभी भी परेशान बैठी हुई थी। गिलेर्मो के बिजनेस पार्टनर ने बार बार BJ3 के बारे में बात की थी और मिनर्वा को समझ नहीं आ रही थी कि BJ3 है क्या, कोई कोड है, कोई बिजनेस प्लान है या कोई आदमी। वो इसके बारे में सर्च करती रहती है और आखिर उसे पता चलता है कि BJ3 कोई इंसान या बिजनेस प्लान नहीं, बल्कि वो तो एक घोड़ा था गिलेर्मो के दादा का, जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा थी। गिलेर्मो का बिजनेस पार्टनर चाहता था कि BJ3 बिक जाए, लेकिन गिलेर्मो
उस घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके साथ उसके फैमिली इमोशंस जुड़े हुए थे। अब घोड़े की असल प्राइस जानकर मिनर्वा के दिल में लालच आ जाता है और वो एक नया प्लान करती है। एआई के जरिए वो गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर के साथ दोबारा कॉल करती है, गिलियर्मो बनकर। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आवाज और ये एडवांस एआई बिल्कुल बिजनेस पार्टनर को शक नहीं होने देते कि जो उससे बात कर रहा है वो गिलियर्मो नहीं है। और यहाँ गिलियर्मो की जगह मिनर्वा उस घोड़े को बेचने का ऑर्डर दे देती है। अब मसला एक और था। BJ3 को बेचने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे गिलियर्मो के सेफ में। अब सेफ का पासवर्ड तो इनको पता ही नहीं था। अब कोई भी अपनी पर्सनल सेफ का पासवर्ड तो नहीं बताता मिनर्वा को, इसीलिए यहाँ नया प्लान बनाना पड़ता है। वो गिलियर्मो को दोबारा स्टडी करती है और उसकी कमजोरी देखती है। गिलियर्मो अपने दादा और उनकी यादों के साथ बहुत ज्यादा अटैच था। वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और बस यही था उसका वीक पॉइंट। मिनर्वा इसी का इस्तेमाल करती है और एक लड़की को भेजती है गिलियर्मो के पास। वो लड़की गिलियर्मो से बातों ही बातों में उसके पास्ट के बारे में पूछने लग जाती है और उसके दादा का जिक्र छेड़ देती है। ऐसे ही बातें करते करते BJ3 की भी बातें होने लग जाती हैं। वो लड़की अपनी मासूमियत और दोस्ती में ही गिलियर्मो को यहाँ तक ले आती है कि गिलियर्मो उसे सेफ का पासवर्ड तक बता दे। अब सीन कट होकर हमें मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स बंकर की जिंदगी से तंग आ चुका था, बोर हो चुका था। वो जब गाने सुन रहा होता है फुटबॉल कोर्ट के अंदर, तो तभी उसे जमीन पे गिरी हुई कोई चीज दिखाई देती है। ये एक माइक था जिससे मिनर्वा यहाँ के लोगों की बातें सुन सकती थी। वो इस माइक को उठा लेता है और फिर ऊपर की तरफ नोटिस करता है कि यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए थे। उसे फौरन पता चल गया कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर हर सेकंड नजर रखी जा रही है और उनकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मिनर्वा के भी लोग उसे देख लेते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं मैक्स को उनकी हकीकत पता चल गई है। अभी मैक्स इस माइक को देखकर इसके बारे में सोच ही रहा था कि फौरन एक स्टाफ मेंबर उसके पास आता है और उससे ये माइक ले लेता है। और उनके इस एक्शन से मैक्स का शक हकीकत में बदलने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में हमें गिलियर्मो की वाइफ को दिखाया जाता है, जो पूरे बंकर के अंदर गिलियर्मो को ढूंढ रही थी, जबकि गिलियर्मो और रफा तो पार्टी करने में बिजी थे। इतनी देर में इसी क्लब के अंदर मैक्स आ जाता है और मैक्स को देखकर गिलियर्मो को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैक्स की वजह से उसकी बेटी आज उसके साथ नहीं थी। वो यहाँ से निकलता है तो उसकी नई दोस्त भी उसके साथ उसके पीछे आ जाती है उसके रूम तक। और इतनी देर में यहाँ पर गिलियर्मो की वाइफ भी आ जाती है। इन दोनों को देखकर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और यहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि वो अंदर ही अंदर टूट चुकी है। इधर अब हम देखते हैं कि गिलियर्मो अपनी दूसरी बेटी एशिया के पास गया था, जो इस टाइम अपनी बहन और मैक्स की वीडियोस देख रही थी। उसने देखा था कि उसकी बहन उसके फियांसे मैक्स के साथ काफी खुश रहती थी। इन वीडियोस को देखकर वो खुश हो ही रही थी कि गिलियर्मो ने उसके हाथ से फोन ले लिया। खुद भी वो वीडियोस देखी और उसका गुस्सा मैक्स के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया और उसने जाकर मैक्स को मारना शुरू कर दिया। वो बेदर्दी से मैक्स को मारते हुए कहता है, पहले तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया और अब तुम प्लान कर रहे हो कि मेरे से मेरी वाइफ को भी दूर कर दोगे। ऐसा नहीं होगा। वो जब बेदर्दी से मैक्स को मार रहा था तो किसी ने पीछे से बोतल से उसके सर के ऊपर वार कर दिया। ये मैक्स की मॉम थी, फ्रेडा। फ्रेडा ने गिलियर्मो पर वार तो कर दिया था, लेकिन अब उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि गिलियर्मो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी कॉलेज के टाइम से, और फ्रेडा ने आज तक ये दोस्ती निभाई थी। अब सीन कट होकर हमें मिनर्वा के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो अपने स्टाफ से कहती है कि बिलियनर्स तो अब हमारे इस बंकर में आ गए हैं, लेकिन और पैसा कमाने के लिए हमें नई स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना होगा। हम रोकन यानी AI टूल को यूज करते हुए गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर से बात करेंगे, उसे इस चीज का एतबार दिलवाएंगे कि गिलियर्मो आगे बढ़ना चाह रहा है, अपने बिजनेस को आगे फैलाना चाह रहा है, और इसी तरह हम उसे एक नई कंपनी बनाने के लिए कन्विंस करेंगे। और ये कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जो फ्यूचरिस्टिक चीजें बनाएगी। मिनर्वा का भाई कहता है कि हमें गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर को ये यकीन दिलवाना है कि अगर उन्होंने अब इन्वेस्ट कर दिया तो फ्यूचर में जाकर उनको बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, यानी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और इस तरह उनका स्टेटस भी एकदम से बढ़ जाएगा। अब मिनर्वा अपने प्लान के तहत AI टूल का इस्तेमाल करते हुए गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर से बात करती है
और उसे नई कंपनी बनाने के लिए कन्विंस करने लगती है। लेकिन गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए मान नहीं रहा था, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा था। लेकिन मिनर्वा की कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज्यादा थी। वो फेक डेटा, गिलियर्मो का नाम और बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हुए गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर का ट्रस्ट जीत लेती है और उसे मना लेती है नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगले दिन दोबारा मिनर्वा गिलियर्मो की ही शक्ल में कॉल करते हुए उसके बिजनेस पार्टनर को उसके घर भेजती है, ताकि उसकी सेफ से BJ3 के डॉक्यूमेंट्स निकाले जा सकें। सेफ का पासवर्ड तो पहले ही उसने पता चलवा लिया था और अब वो फेक वीडियो कॉल के जरिए वो पासवर्ड भी उसके बिजनेसमैन को बता देते हैं। और जैसे ही वो सेफ खुलती है तो यहाँ पर मिनर्वा का पूरा स्टाफ जश्न मनाता है। BJ3 के सारे पैसे भी मिनर्वा के ही अकाउंट में ट्रांसफर होने वाले थे। अब जब गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर वो सेफ बंद करने वाला होता है तो सेफ के अंदर उसे एक और डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाती है, जिसके अंदर लिखा था कि मेरा अंडरग्राउंड पार्क। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर उसका बिजनेस पार्टनर थोड़ा सा शॉक रह जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कहता। यहाँ अब सीन कट होकर हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जिसे पहले ही शक हो गया था कि ये बंकर कुछ तो गड़बड़ छुपाए हुए है। वो इस बंकर के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का सोचता है। इसके बाद वो मिनर्वा के ऑफिस आता है, उसे बातों में लगाता है और फिर नीचे से बड़े ही चालाकी से अपने पाँव में लैपटॉप की वायर फंसाते हुए उनका लैपटॉप नीचे गिरा देता है। मिनर्वा जब लैपटॉप ठीक करने के लिए नीचे बैठती है तो वो चुपके से वहां से एक बुक उठाकर चला जाता है। इधर हम गिलियर्मो के साथ फ्रेडा को देखते हैं और फ्रेडा उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को बता दें कि हम एक साथ हैं। जबकि दूसरी तरफ गिलियर्मो की असली वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। उसे क्लिनिक में एडमिट कर दिया जाता है और फौरन ही मिनर्वा एशिया को लेने के लिए आती है। उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो भी भागते हुए जब क्लिनिक में आती है तो उसे AI सिस्टम के जरिए पता चलता है कि उसकी मॉम के दोनों लंग्स खराब हो चुके हैं। उनके पास इतनी मशीनरी भी नहीं थी कि लंग्स का ट्रांसप्लांट किया जाए और ऐसे अब उसके पास सिर्फ 72 घंटे बचे थे जीने के लिए। गिलियर्मो जब अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है तो आखिरी मर्तबा उसकी वाइफ उससे मिलने से भी मना कर देती है, जिसके बाद गिलियर्मो मैक्स के पास जाता है, उससे माफी मांगता है अपने किए की, क्योंकि वो हमेशा मैक्स के साथ काफी रूड रहा था। इसी दौरान अब एशिया की मॉम का पता करने के बहाने से मैक्स एशिया के पास आता है। वो पहले पूरे कमरे को देखता है और फिर ऐसी डायरेक्शन में खड़ा होता है कि कोई भी कैमरा उसे ना देख रहा हो। फिर वो अपनी पॉकेट से कार्ड्स निकालते हुए एशिया को बताता है कि यहाँ पर हमें सुना जा रहा है हमारे हाथ में पहने ब्रेसलेट के जरिए। कैमरास 24/7 हम पर नजर रखे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि ये बंकर कोई फ्रॉड है और बाहर कोई जंग नहीं लगी हुई। इन कार्ड्स पे उसने लिखा हुआ था कि तुम मेरा साथ दो, मेरे पास एक प्लान है, मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो सबको भी यहाँ से बाहर निकालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनर्वा के स्टाफ को भी उनके ऐसे खड़े होने पर शक हो गया था और वो बड़ी गौर से उनके ऊपर नजर रखने लगे थे। दूसरी तरफ अब दोबारा हम अस्वाल्डो को देखते हैं, गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर को, जिसे फेक गिलियर्मो ने यानी मिनर्वा ने ही अपनी ही कंपनी परचेज करने के लिए भेजा है। अस्वाल्डो दोबारा गिलियर्मो से बात करता है और कहता है कि ये नई कंपनी मुझे फेक लग रही है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना मुझे तो लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। उसकी बात सुनते हुए 1 मिनट के लिए तो मिनर्वा पैनिक हो जाती है और इस तरह ओस्वाल्डो को लगता भी है कि ये फेक गिलियर्मो है, लेकिन फिर वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली सारी सिचुएशन संभालती है और ओस्वाल्डो को ये यकीन दिलवा देती है कि ये कंपनी फेक नहीं है। अब यहाँ मैक्स रफा के पास आता है और उसे एक प्लान के तहत कहता है कि वो एशिया से दोस्ती करने वाला है। ये सुनकर रफा हैरान हो जाता है और उसे अपने पास बिठाता है एक सीक्रेट बताने के लिए जो काफी अरसे से उसने छुपाया हुआ था। सीन्स फ्लैशबैक में चले जाते हैं और पता चलता है कि जब मैक्स की फियांसी मरी थी तब गाड़ी मैक्स चला रहा था और उस टाइम रफा इन दोनों का पीछा कर रहा था क्योंकि मैक्स जबरदस्ती गाड़ी की चाबियां लेकर गया था। जब तक रफा इन दोनों के पास पहुंचा तो मैक्स की फियांसी मर गई थी, इसीलिए रफा ने वहां से मैक्स को भगा दिया और ये सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। लेकिन फिर भी उसके दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट था उन सारी चीजों को लेकर, इसीलिए अगले दिन मैक्स की फियांसी के फ्यूनरल पर वो गिलियर्मो को यानी उस लड़की के डैड को सारी बात बता देता है। गिलियर्मो जो उस टाइम अपनी बेटी को खोकर बैठा था
वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो राफा से कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें कोर्ट में बतानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को वैसे ही मार दूंगा। ऐसे ना चाहते हुए भी राफा को अपने बेटे के खिलाफ कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है। राफा अपने बेटे से कहता है, तुम चाहे इसे प्यार समझो, जिस प्यार में मैंने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की गिलियर्मो की बात मानकर, या फिर अपने लिए धोखा समझो कि मैंने ही तुम्हारे खिलाफ गवाही दी कोर्ट में, लेकिन मुझे बस माफ कर दो। मैक्स ये सब सुनकर इतना ज्यादा गुस्से में था, वो गिलियर्मो के पास जाकर उसे मारना चाहता था क्योंकि गिलियर्मो ने उसे मारने की धमकी दी थी। राफा उसे रोक देता है और कहता है, तुम उसके पास नहीं जाओगे। उस दिन उसने अपनी बेटी को खोया था और इतना गुस्सा करना उसका बनता था। सीन कट हो गए, हमें दिखाया जाता है कि मैक्स की ग्रैंड माँ और एशिया की मॉम मिलकर ड्रग्स लेते थे और उस दिन मैक्स की ग्रैंड माँ ने ही उन्हें ओवरडोज दे दिया था, जिसकी वजह से उसके लंग्स खराब हुए। इधर अब हमें मैक्स और एशिया को दिखाया जाता है। वो एशिया को अपने रूम में लाकर सबसे पहले यहाँ के लगे एआई सिस्टम को ढक देता है और फिर ऐसे एक्ट करता है कि जैसे वो दोनों रोमांटिक डांस कर रहे हैं, लेकिन दरअसल मैक्स यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। वो बताता है कि मैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट करूंगा, जिसकी वजह से बंकर का सिस्टम और यहाँ का एआई सिस्टम दोनों ही बंद हो जाएंगे। मिनर्वा को शक भी नहीं होगा कि किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की। उसे बस यही लगेगा कि कुछ देर के लिए बंकर का सिस्टम खराब हुआ है। अब एशिया उसके प्लान में शामिल होने के लिए बस सर हिला देती है। दूसरी तरफ ओस्वाल्डो उस कंपनी में पहुंच चुका था जिसे उसने खरीदना था। यहाँ पर उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता, तो वो अब गिलियर्मो को कॉल करता है और उसे बताता है कि यहाँ पर सब कुछ मुझे फेक लग रहा है और ये कंपनी भी मुझे बस एक ट्रैप लग रही है और हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। इसी दौरान एशिया और मैक्स भी वॉशरूम्स में छुपकर शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करते हैं और एक वायर काट देते हैं। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है और हर स्क्रीन पर बस रोकन लिखा हुआ आ जाता है, यानी वही एआई सिस्टम जिसकी वजह से मिनर्वा सबको मैनिपुलेट कर रही थी। ओस्वाल्डो की वीडियो कॉल भी जो गिलियर्मो के साथ हो रही थी, यानी मिनर्वा के साथ हो रही थी, वो भी उसी एआई सिस्टम की वजह से हो रही थी और उस वीडियो कॉल की जगह भी अब रोकन लिखा हुआ आ जाता है और यहाँ ओस्वाल्डो का शक यकीन में बदल जाता है कि ये सब कुछ फेक है। ओस्वाल्डो अब घबरा कर रोकन के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन अब तो उसके नंबर पर भी कॉल नहीं हो रही थी क्योंकि वो तो बंकर के अंदर था और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मिनर्वा भी इस कॉल को अपने साथ कनेक्ट नहीं करवा पा रही थी। ओस्वाल्डो अब उसे एक वॉइस नोट भेज देता है कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही और इसीलिए मैं बिना डील किए यहाँ से जा रहा हूँ। मिनर्वा तो यहाँ पर जैसे पागल हो गई थी, वो गड़बड़ा जाती है और पूरे स्टाफ पर गुस्सा करती है कि जल्द से जल्द ये सिस्टम ऑन होना चाहिए। वो आदमी $800 मिलियन लेकर मेरी कंपनी खरीदने आ रहा था और यहाँ पर तुमने सब बिगाड़ दिया। यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स जिसने शॉर्ट सर्किट किया था वो खुद ही सिस्टम को दोबारा ऑन कर देता है और नोट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी मिलने के बाद रोकन एआई सिस्टम को ऑन होने में तकरीबन 2.5 मिनट और लग जाते हैं। अब क्योंकि मैक्स की सोच के मुताबिक उसका प्लान काम कर रहा था, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली एशिया की तरफ देखता है और एशिया भी सर हिलाकर उसे हौसला देती है। सिस्टम के दोबारा ऑन होते ही मिनर्वा गिलेर्मो बनकर दोबारा ओस्वाल्डो को कॉल करती है और गुस्से में उससे कहती है कि तुम इस मीटिंग को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, मैं खुद उसके सीईओ से बात करता हूँ, तुम अभी होटल में रुको और कल सुबह तुम ये डील करके ही जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स और एशिया उस स्टाफ मेंबर के पास जाते हैं जिससे अक्सर एशिया बातें करती थी। ये लोग एक प्लान के तहत गए थे। यहाँ पर मैक्स उसके ऊपर रोब जमाने लगता है और कहता है, तुम एशिया के आगे पीछे क्यों घूमते हो, क्या बातें करते हो तुम इससे। एशिया यहाँ पर ऐसा ड्रामा करती है जैसे वो घबरा गई हो और मैक्स से कहती है, छोड़ो मैक्स। वो लड़का मैक्स को और चिढ़ाने के लिए कहता है, मैं तो तुम्हारी मॉम के साथ भी था। ये सुनकर मैक्स गुस्से वाली एक्टिंग करता है और इतने में ही एशिया यहाँ से वायरलेस एयरबड्स उठा लेती है। गुस्से में मैक्स अब अपनी मॉम के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आप यहाँ के स्टाफ मेंबर के साथ भी नहीं हैं। मैक्स की मॉम ये कन्फेस कर लेती हैं कि हाँ, वो स्टाफ मेंबर उसके पास आया था। वो साथ में ये भी कहती है कि मैं तुमसे भी उतना प्यार नहीं करती जितना मुझे करना चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे जेल में भी मिलने नहीं आई क्योंकि मैं गिलियर्मो से प्यार करती हूँ और उसके साथ लॉयल्टी निभाने के लिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। वो कहती है, मुझे तो उल्टा तुम पर गुस्सा था कि तुम्हारी वजह से गिलियर्मो हमसे नाराज हो गया। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह टूट जाता है। एक तरफ उसके डैड थे जिन्होंने उसी के खिलाफ अदालत में गवाही दी थी और दूसरी तरफ उसकी मॉम थी जो उससे प्यार नहीं करती थी। ये हकीकत जानकर वो पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से में जाकर वो ये हकीकत अपने डैड को बता देता है कि उसकी मॉम राफा के साथ रहती हैं
और इस बात से रफा भी टूट जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैक्स अपना वो ब्रेसलेट तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे ट्रैक किया जाता था और वो अब एशिया के साथ ब्लैंकेट में छुपकर मिनर्वा के खिलाफ प्लान बनाने लगता है। यहाँ पर गिलियर्मो अपनी बीमार वाइफ से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि वो अभी भी मैक्स की ग्रैंड मॉम के साथ थी। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो रफा के पास जाता है और उसे कहता है कि कोई इंसान इतना ज्यादा गिरा हुआ कैसे हो सकता है, वो दोनों एक साथ कैसे रह सकती हैं। यहाँ रफा उनसे कहता है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, तुम फ्रेडा से जाकर कहो कि मेरे पास वापस आ जाए। और यहाँ पर हमें साफ पता चल जाता है कि रफा पहले से ही जानता था कि उसकी वाइफ गिलियर्मो के साथ है, लेकिन वो फिर भी उससे प्यार करता था। सीन्स दोबारा ओस्वाल्डो के ऊपर शिफ्ट होते हैं। तो जब रात को होटल में डिनर कर रहा होता है तो वो एक लड़की को दिखता है जो अपनी मॉम के साथ बहस कर रही थी और काफी ज्यादा दुखी भी थी। वो लड़की दुखी होकर साइड पे चली जाती है और ओस्वाल्डो उसे सहारा देने के लिए उसके पास आता है। पता चलता है कि ये सारा मिनर्वा का बिछाया एक प्लान था और उसका प्लान काम भी कर रहा था क्योंकि ओस्वाल्डो उस लड़की तक आ गया। ऐसे ही बातों के दौरान वो लड़की ओस्वाल्डो की ड्रिंक में एक ड्रग मिला देती है और उसे नशे की हालत में बातों में लिखाते हुए उसके रूम में चली जाती है। यहाँ पंकर में दिखाया जाता है कि एशिया स्टाफ मेंबर को बुलाती है क्योंकि उसके वॉशरूम का सिंक काम नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो उसका प्लान था। जैसे ही वो लड़का अपने काम में लगता है तो पीछे से मैक्स आकर उस लड़के को पकड़ लेता है और एशिया उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा देती है। फिर एशिया उसी स्टाफ मेंबर का यूनिफॉर्म पहनते हुए स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ पर बाद में मैक्स भी आ जाता है और ये दोनों एक इलेक्ट्रिक केटल को तैयार करने लगते हैं जिससे वो यहाँ पर एक बड़ा शॉर्ट सर्किट करवाने वाले थे अपने प्लान को पूरा करने के लिए। यहाँ ओस्वाल्डो को ड्रग की ओवरडोज की वजह से होश ही नहीं रहता कि वो कहाँ था और क्या कर रहा था। अभी उसका नशा पूरी तरह उतरा नहीं था कि नकली गिलर्मो यानी मिनर्वा उसे कॉल करके कहती है कि अभी तक तुम बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं गए, काफी देर हो गई है। होश में वो सारी बातों को सही से एनालाइज नहीं कर पाता और गिलर्मो की बात मानते हुए वो उस ऑफिस में चला जाता है डील करने के लिए। आखिर 900 मिलियन डॉलर्स में उसने मिनर्वा की फेक कंपनी खरीद ली थी और ये देखकर मिनर्वा और उसका पूरा स्टाफ जश्न मनाता है एक और मर्तबा। इसी दौरान यहाँ पर मैक्स भी अपना प्लान शुरू कर चुका था। वो सबसे पहले इस पूरे बंकर के एआई सिस्टम को ऑफ करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक केटल के जरिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देता है, शॉर्ट सर्किट करवाते हुए। यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हुए वो हर जगह धुआं फैलाने लगता है। उसने ये धुआं वहाँ फैलाया था जहाँ पर आग लगी ही नहीं थी और इस तरह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आग लगी कहाँ थी। इसी टाइम का फायदा उठाते हुए वो बंकर का सीक्रेट डोर खोल देता है। सारी चीजों को उलट पुलट होता हुआ देखकर मिनर्वा समझ जाती है कि ये सारा प्लान मैक्स का है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये लोग मैक्स की ही हरकतों में चेंज देख रहे थे। मिनर्वा ऑर्डर देती है कि मैक्स को मार दिया जाए। एक स्टाफ मेंबर मैक्स को मारने के लिए जब उसके रूम में जाता है तो वहाँ पर उसे एशिया और अपना ही एक स्टाफ मेंबर मिलता है। यहाँ पर वो स्टाफ मेंबर उससे पूछता है कि मैक्स कहाँ है, तो एशिया घबरा कर उसे जवाब देती है मैं नहीं जानती वो कहाँ है। दूसरी तरफ अब हम दोबारा ओस्वाल्डो को प्लेन में देखते हैं। वो जब अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो एक बिलबोर्ड देखता है जिस पर उसी औरत की माँ की पिक्चर थी जिससे वो कल मिला था और यहाँ पर वो सोच में पड़ जाता है कि क्या जो सब उसने देखा वो ड्रामा था। अपनी सोच को कंफर्म करने के लिए वो उस लड़की को इंस्टाग्राम पे सर्च करता है, लेकिन उसका अकाउंट डिलीट बोलता है। वो गूगल सर्च करता है और उसे पता चलता है कि सच में उसके साथ धोखा हो गया था। वो फौरन अपने प्लेन को वापस उसी कंपनी की तरफ मोड़ने को कहता है जिसके साथ वो डील करके आया था। सीन कट होकर दोबारा एशिया को दिखाया जाता है जिससे अभी मैक्स के बारे में ही सवाल हो रहे थे कि यहाँ पर घबराई हुई मिनर्वा आ जाती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। एशिया घबराहट में अपनी मॉम के पास जाती है तो देखती है कि उनकी हालत काफी खराब थी। उसे चेक करने पर पता चलता है कि मैक्स की ग्रैंड मॉम ने उन्हें मॉर्फिन की यानी ड्रग की ओवरडोज दे दी थी। वो अपनी मॉम की जान बचाने के लिए उन्हें सीपीआर देती है, लेकिन कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ मिनर्वा अपने पूरे स्टाफ को मैक्स को ढूंढने में लगा देती है। वो हर जगह के कैमरास ऑन कर देती है और सारे कैमरास में खुद नजर रखती है। पूरा स्टाफ मैक्स को ही ढूंढने लग जाता है और हम मैक्स को एक येलो कलर का सूट पहने हुए देखते हैं जो इंसानों को रेडिएशन से बचाता है। असल में वो इस बंकर से निकलने की तैयारी कर रहा था और उसके जहन में था कि अगर बाहर कोई भी न्यूक्लियर वॉर हुई होगी तो वो इस सूट के जरिए रेडिएशन से बच जाएगा। दूसरी तरफ ओस्वाल्डो जब उस कंपनी में वापस पहुंचता है जहां पर उसने डील की थी
तो वहाँ पर पहले ही मिनर्वा सब कुछ साफ करवा चुकी थी। ओस्वाल्डो घबरा जाता है और दोबारा गिलर्मो को कॉल करता है। गिलर्मो की जगह मिनर्वा ही कॉल उठाती है और ओस्वाल्डो उस पर भड़क पड़ता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, वो कंपनी फेक थी और हम बहुत बड़े नुकसान में चले गए हैं। वो उससे कहता है कि तुम सच हो भी या नहीं। अब वो उससे पूछता है कि कैमेरा अंडरग्राउंड बंकर है क्या। गिलर्मो से कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है बकवास मत करो और मुझे एक और बात बताओ, तुम मुझे बचपन में क्या कहकर पुकारते थे। मिनर्वा कहती है ये क्या बकवास है, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारे नाम से ही पुकारा है। यहाँ पर ओस्वाल्डो कहता है पकड़ा गया ना झूठ, तुम आज भी नशे में मुझे उसी नाम से पुकारते हो जिस नाम से बचपन में पुकारते थे। ये देखकर मिनर्वा फोन काट देती है और दूसरी तरफ हमें दोबारा एशिया को दिखाया जाता है, जिसको पता चलता है कि मॉर्फिन की ओवरडोज के बावजूद उसकी मॉम पूरी रात अल्कोहल का भी इस्तेमाल करती रही थी और अब वो मर चुकी हैं। ये जानने के बावजूद भी वो उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन मरे हुए दोबारा जिंदा नहीं होते। वो अब अपने एयरफोन के जरिए मैक्स से कांटेक्ट करती है। वो मैक्स को कहती है अब बाहर जाने का फायदा नहीं, यहाँ पर तो तबाही शुरू हो गई। तो मैक्स उसे जवाब देता है कि मैं बाहर अपनी आज़ादी के लिए जा रहा हूँ और अगर बाहर सब कुछ ठीक हुआ तो मैं सबको यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। जाने से पहले एशिया उससे सबसे बड़ा कन्फेशन करती है और कहती है मैक्स मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती थी। एशिया के मुंह से ये सुनने की मैक्स को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैक्स भी उसे कहता है एशिया तुम दुनिया की सबसे हसीन और खूबसूरत दिल वाली लड़की हो, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए जरूर आऊंगा। तो एशिया जवाब में कहती है तुम ना भी आए तो मैं खुद बाहर आ जाऊंगी तुम तक। बस ये कहते ही मैक्स फाइनली इस बंकर से बाहर निकल जाता है और ये सीजन इसी मिस्ट्री के साथ एंड हो जाता है कि क्या मैक्स बाकी सबको बाहर ले जा पाएगा या नहीं।